हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इग्नू के 6 मंथ कोर्स CLIS के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम CLIS के फर्स्ट पेपर BLLI के 011 के 4th और 5th लेसन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम इसके मोस्ट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर में बहुत कम समय बचा है और इसका जो पेपर है वो 5 अगस्त को होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम इसके चौथे और 5वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि चौथा अध्याय है पुस्तकालय कर्मचारी, जिसमें भूमिका और उत्तरदायित्व, और 5वां जो अध्याय है वह है प्रलेख चयन और अधिकरण। आज हम इन दोनों अध्यायों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय है पुस्तकालय कर्मचारी, जिसमें भूमिका और उत्तरदायित्व को हमें पढ़ना है। इसमें मैं मेन पॉइंट से आपको पढ़ा रही हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम में आ सके, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए इसमें जो इसका एग्ज़ाम का जो बेस है वो MCQs रखा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें MCQs आएंगे और इसमें 50 MCQs आएंगे। ठीक है, और इस MCQs में आपको पासिंग मार्क्स तो लाने ही हैं। इसके आधार पर आपकी ये जो कोर्स है इसका सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके असाइनमेंट्स भी थे। तो 50 नंबर के ये MCQs हैं, तो इस प्रकार 50 MCQs आएंगे, तो इनको देख लेते हैं। इसमें मैंने 2 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक तो उसमें मैंने पहला अध्याय बताया था और मैंने दूसरे वीडियो में इसमें दूसरा और तीसरा अध्याय बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं चौथा और 5वां अध्याय बताऊंगी। तो इसके हम चौथे और 5वें अध्याय के MCQs इस प्रकार हैं। देख लेते हैं MCQs, छोटे छोटे MCQs पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुस्तकालय कर्मचारी भूमिका और उत्तरदायित्व में सबसे पहले प्रबंधन के स्तर देख लेते हैं। प्रबंधन के स्तर: उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, पर्यवेक्षणीय प्रबंधन। प्रबंधन के 3 स्तर हैं: उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन और पर्यवेक्षणीय प्रबंधन। आपसे MCQ इस प्रकार पूछा जाएगा कि प्रबंधन के स्तर कितने हैं। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है उच्च स्तरीय प्रबंधन, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंधन और तीसरा है पर्यवेक्षणीय प्रबंधन। ये प्रबंधन के 3 स्तर हो गए। ठीक है, ये MCQ पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, साधारण प्रबंधकों से 3 प्रकार के कौशल की अपेक्षा। ठीक है, साधारण प्रबंधन है, उनसे 3 प्रकार के कौशल की आप कौन सी अपेक्षा करते हैं। ठीक है, प्रबंधन किस तरह, जैसे मैंने बता दिया MCQ है उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और पर्यवेक्षणीय प्रबंधन। तो ये 3 स्तर हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, MCQ आएगा कि साधन प्रबंधकों से 3 प्रकार के कौशल की अपेक्षा की जाती है, वह कौशल कौन से हैं। तो 3 कौशल है: तकनीकी कौशल, मानव संसाधन और वैचारिक कौशल। तो ये 3 कौशल है जिसमें साधारण प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है। तो तकनीकी कौशल की भी अपेक्षा की जा सकती है, मानव संसाधन की भी अपेक्षा की जा सकती है और वैचारिक कौशल की भी अपेक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट MCQ बनता है हमारा, पुस्तकालय व्यवसाय के लिए आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, पुस्तकालय व्यवसाय जो इसके लिए आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी यदि हम बात करें तो पहली जो सूचना प्रौद्योगिकी है वह है प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान। ठीक है, प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान, इसका MCQ इस प्रकार है। प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान के MCQ मैंने बनाया है, जस्ट हार्डवेयर, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रयोग, नेटवर्किंग तथा सुरक्षा, सर्वर प्रशासन। ठीक है, आपसे MCQ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान, ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, प्रदर्शन कौशल जो कि सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय व्यवसाय है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी करना। ठीक है, ये पुस्तकालय व्यवसाय आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, पुस्तकालय के व्यवसाय क्या है। तो पुस्तकालय का व्यवसाय के लिए आवश्यक तत्व है सूचना प्रौद्योगिकी। अब हमसे पूछा जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो स्रोत आते हैं, जो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान की बात करती हूँ। अब मुझसे पूछा गया है कि प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान। ठीक है, तो प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान की यदि मैं बात करूँ तो इसके MCQ इस प्रकार बनते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है प्रदर्शनीय कौशल तथा ज्ञान, तो हार्डवेयर आता है, इंटरनेट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, सॉफ्टवेयर प्रयोग आते हैं और नेटवर्किंग तथा सुरक्षा और सर्वर प्रशासन, इतने आते हैं। अब इंटरनेट की यदि मैं बात करूँ
इसमें ज़्यादातर आपको कंप्यूटर के भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हम लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कंप्यूटर के भी बहुत बारे में जिक्र हुआ है। तो अब नेक्स्ट पूछा जाएगा इंटरनेट। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी का नेक्स्ट जो साधन होता है वह है इंटरनेट। इंटरनेट की यदि मैं बात करूँ तो इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट आता है, वेब टूल्स आते हैं, ईमेल अनुप्रयोग आते हैं, वेब अभिकल्पक तथा वेब अभिकल्प तथा विकास, वेब मार्कअप भाषा आदि। ठीक है, इंटरनेट के अंतर्गत मैंने जैसे बताया कि इंटरनेट के अंतर्गत वेब टूल्स आते हैं, ईमेल अनुप्रयोग आते हैं, वेब अभिकल्प तथा विकास आता है और वेब मार्कअप भाषा आती है। नेक्स्ट यदि हम देखें पुस्तकालय प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना। अब इसका एमसीक्यूज कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे घुमा फिरा के, या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे, इसमें से पूछेंगे क्या ये कथन सही है, क्या ये कथन, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इन निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे बेस्ट मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो ये जो इससे बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है इस पर। तो क्वेश्चन है एमसीक्यूज बनाने वाला पॉइंट है पुस्तकालय प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली। सेकंड पॉइंट है विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली। थर्ड पॉइंट है डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली और फोर्थ पॉइंट है डिजिटल पुस्तकालय संरचना। और नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग। नेक्स्ट है ऑफिस टूल। नेक्स्ट है नई उभरती प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना की यदि मैं बात करूं, पुस्तक प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना, इसमें आपको इनमें से कोई भी पॉइंट दे दी जाएंगे। ठीक है, आपसे एमसीक्यू इस प्रकार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता। अगर इसको मतलब इन पॉइंट्स के विपरीत अगर आपको मिले तो आप समझ जाना कि वो गलत है और ये सही है। एक बार फिर से देखेंगे इनको। पुस्तकालय प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना, तो इसके अंतर्गत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली आता है, विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली आता है, डिजिटल पुस्तकालय प्रणाली आता है, डिजिटल पुस्तकालय संरचना आता है, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग आते हैं, ऑफिस टूल आते हैं और नई उभरती प्रौद्योगिकी आती है। आगे देखते हैं पुस्तकालय गैर सरकारी स्टाफ। यदि मैं पुस्तकालय गैर सरकारी स्टाफ की बात करूं तो इसके अंतर्गत लाइब्रेरी अटेंडेंट आता है, सहायक कर्मचारी आता है और लिपिक वर्ग आता है। ठीक है, आपसे इस प्रकार का एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय गैर सरकारी यानी कि जो लाइब्रेरी नॉन गवर्नमेंट जो स्टाफ है उसके अंतर्गत आपको तीन कर्मचारी वर्ग बताने हैं। पहला कर्मचारी वर्ग हो गया जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है, सेकंड हो गया सहायक कर्मचारी यानी कि लाइब्रेरी में जो बैठता है उसे कहते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट, और सहायक कर्मचारी यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की सहायता करने वाला सहायक कर्मचारी, और लिपिक वर्ग ये थोड़ा निम्न वर्ग माना गया है आई थिंक लाइब्रेरी साइंस का। ठीक, लाइब्रेरी साइंस का नहीं मतलब लाइब्रेरी का। ठीक है, ये 3 वर्ग हैं। नेक्स्ट फिफ्थ लेसन की यदि हम बात करें तो फोर्थ लेसन कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ लेसन के मुझे इतने सारे पॉइंट्स मिले हैं, तो फोर्थ लेसन के मुझे जितने पॉइंट्स मिले थे उसके जो एमसीक्यूज बन सकते थे मैंने वही बताए हैं। अब फिफ्थ जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज कुछ इस प्रकार बनते हैं। ठीक है, मैं एमसीक्यूज के पॉइंट्स बता रही हूँ। तो इस प्रकार है उपयोगिता अध्ययन। ठीक है, प्ले चयन और अधिग्रहण जो कि हमारा फिफ्थ लेसन है, और फिफ्थ लेसन के पॉइंट्स इस प्रकार है। उपयोगिता अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य में पहला संदर्भ 1930 में L.R. विल्सन द्वारा उपयोगिता अध्ययन। ठीक है, उपयोगिता अध्ययन की यदि हम बात करें तो उपयोगिता अध्ययन, ठीक है, पहला उपयोगिता अध्ययन सन 1930 में। ठीक है, सन 1930 में L.R. विल्सन, ठीक है, L.R. विल्सन जो थे, L.R. विल्सन महोदय, ठीक है, L.R. विल्सन महोदय ने उपयोगिता अध्ययन के बारे में सन 1930 में बताया था। ठीक है, L.R. विल्सन ने सन 1930 में उपयोगिता अध्ययन के बारे में बताया था। ठीक है, अब किस संदर्भ में बताया था? ठीक है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य में पहला संदर्भ आप कुछ इस प्रकार भी दे सकते हैं कि पहला उपयोगिता अध्ययन सन 1930 में L.R. विल्सन ने बताया था। ठीक है, पहला एमसीक्यू हमारा। दूसरा एमसीक्यू कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के साहित्य में पहला संदर्भ। ठीक है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संदर्भ में के साहित्य में पहला संदर्भ 1930 में L.R. विल्सन ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं, इसके विचार रॉयल सोसाइटी के लंदन में हुए प्रथम सम्मेलन में प्रकट हुए। आपसे कुछ इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि उपयोगिता अध्ययन इसके विचार सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए। ठीक है, कुछ इस तरह से घुमा फिरा कर आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं।
तो एक एमसीक्यू ये भी बनता है कि जो उपयोगिता अध्ययन है इसके विचार कहाँ प्रकट हुए थे। तो इसका जो विचार है वह सर्वप्रथम रॉयल सोसाइटी, ठीक है, रॉयल सोसाइटी लंदन, ठीक है, रॉयल सोसाइटी लंदन में हुए प्रथम सम्मेलन में प्रकट हुए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1958 में वाशिंगटन में वैज्ञानिक सूचना पर प्रायोजित सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी, ठीक है, 1958 में, ठीक है, 1958 में वाशिंगटन में वैज्ञानिक सूचना पर प्रायोजित सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन में प्रोफेसर J.D. बर्नाल के शोध लेख द्वारा ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ए यूजर्स एनालिसिस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि 1958 में वाशिंगटन में एक वैज्ञानिक सूचना पर प्रायोजित सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन में प्रोफेसर थे J.D. बर्नाल के शोध लेख में, ठीक है, के शोध लेख में एक ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ए यूजर्स एनालिसिस हुआ था, ठीक है। आपसे कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे कि प्रोफेसर J.D. बर्नाल के शोध लेख में कौन सा जो मतलब किसका एनालिसिस हुआ, किसकी खोज हुई, उनकी जो शोध लेख है उनके शोध लेख में क्या हुआ। तो उनके शोध लेख में ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ए यूजर्स का एनालिसिस हुआ था। एनालिसिस मान सकते हैं आप जिसका हम शोध करें, मतलब बारीकी से किसी चीज़ को जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये 1958 में वाशिंगटन में एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित होता था, उसके आधार पर प्रोफेसर J.D. बर्नाल ने इसका एनालिसिस किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, कैमरा मिस्टेक है, ठीक है। तो वैज्ञानिक साहित्य के उपयोग पर पहला अध्ययन अर्न अस ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन 1958 में R.R. गा द्वारा किया गया, ठीक है। एक नेक्स्ट हमें एक फुल फॉर्म मिली है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये फुल फॉर्म ये रही, आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता देती हूँ। ये फुल फॉर्म है अर्न मीन्स नेशनल अस फॉर साइंस अपर फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड भी एमसीक्यूज बनते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक साहित्य के उपयोग पर पहला अध्ययन, ठीक है। एक एमसीक्यूज इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक साहित्य के उपयोग पर पहला अध्ययन, ठीक है, किसने किया था, पहला अध्ययन किया था आनसफ ने, ठीक है। एक एमसीक्यू पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक साहित्य के अध्ययन उपयोग पर पहला अध्ययन किसने किया। आपको चार एमसीक्यूज, चार आपको मतलब जो होते हैं मतलब सब्स्टिट्यूट दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वैज्ञानिक साहित्य के उपयोग पर पहला अध्ययन किया था आनसफ ने। आनसफ ने कब किया था, 1956 में किया था, और किसकी अध्यक्षता में किया था, तो उन्होंने R.R. गो की अध्यक्षता में किया था, ठीक है। वैज्ञानिक साहित्य के उपयोग पर पहला अध्ययन आनसफ, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन, इन्होंने 1956 में R.R. गा द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता अध्ययन पर अनुसंधान केंद्रों में शोफील्ड विश्वविद्यालय में ब्रिटिश लाइब्रेरी 1975, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि उपयोगिता अध्ययन पर, ठीक है, उपयोगिता जो अध्ययन है इस पर अनुसंधान केंद्र में शोफील्ड विश्वविद्यालय में ब्रिटिश लाइब्रेरी है 1975। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पुस्तकालय के सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय के सिद्धांत। ड्यूरी के सिद्धांत 1930 में पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री, ठीक है। ड्यूरी महोदय हैं, ड्यूरी महोदय के 1930 में पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री, यह सिद्धांत था कि उचित पुस्तक उचित उपयोक्ताओं को उचित समय पर उपलब्ध है। ड्यूरी का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज 2-3 एमसीक्यूज एक साथ बता रही हूँ मैं आपको। एमसीक्यू पहला इस प्रकार पूछा जा सकता है कि उचित पुस्तक, ठीक है, उचित पुस्तक उचित उपयोक्ताओं को उचित समय पर उपलब्ध है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। यह जो सिद्धांत है यह ड्यूरी महोदय ने प्रस्तुत किया, ठीक है। पहला एमसीक्यू इस प्रकार। अब दूसरे एमसीक्यू की यदि मैं बात करूं तो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ड्यूरी का सिद्धांत है 1930 में, ठीक है। तो ड्यूरी का सिद्धांत था, इस तरह से पूछा जाएगा एमसीक्यू कि ड्यूरी का सिद्धांत उचित पुस्तक उचित उपयोक्ता को उचित समय पर उपलब्ध है, ठीक है, किसके बारे में और कब प्रस्तुत किया। तो यह जो था यह पुस्तकालय से अध्ययन सामग्री, ठीक है, पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री के बारे में प्रस्तुत किया था और इन्होंने सन 1930 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस तरह से पूछा जाएगा कि ड्यूरी के सिद्धांत
सिद्धांत का नाम दे दिया जाएगा आपको कि उचित पुस्तक उचित उपयोक्ता को उचित समय पर उपलब्ध हो। कब और किस विषय पर प्रस्तुत किया गया था? तो यह सन 1930 में ही प्रस्तुत हुआ था और यह जो है पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री पर, ठीक है, पुस्तकालय में जो अध्ययन सामग्री है ना उससे रिलेटेड जो है पूछा गया था। इसमें मैंने शॉर्ट लिखा है, तो पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री आप देख सकते हैं। तो पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री पर ड्यूरी महोदय ने जो है यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उचित पुस्तक, ठीक है, उचित पुस्तक उचित उपयोक्ता को उचित समय पर उपलब्ध हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ड्यूरी का सिद्धांत हम देख लेते हैं। ड्यूई का, सॉरी मैंने आई थिंक ड्यूरी की चर्चा की थी, अब हम ड्यूई का सिद्धांत भी देख लेते हैं। मेल्विक ड्यूई, ठीक है, कई बार ये वाला एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि ड्यूई का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ड्यूई का मूल नाम क्या है? तो ड्यूई का मूल नाम है मेल्विक, ठीक है, मेलविल। आपको इन सब का ध्यान रखना होगा क्योंकि इसी बेस्ड पर आपसे छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपकी सहायता के लिए मैंने छोटे छोटे एमसीक्यूज को ढूंढने का मेरा ये एक सतत प्रयास रहा है और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें सफलता जरूर मिले, ठीक है। तो मेलविल ड्यूई जो है, ठीक है, मेलविल ड्यूई का सिद्धांत, ठीक है, मेलविल ड्यूई, ड्यूई का पूरा नाम है मेलविल ड्यूई, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो मेलविल ड्यूई का सिद्धांत है सबसे कम कीमत में अधिक से अधिक उपयोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री, ठीक है। इनका ये सिद्धांत किसका है? इस प्रकार भी इस सिद्धांत का नाम दिया सकता है। आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि सबसे कम कीमत में अधिक से अधिक उपयोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री, ठीक है, यह सिद्धांत किस महोदय या फिर किस मतलब विद्वान या फिर किस विद्वान गण ने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो इसमें आपका नाम होना चाहिए मेलविल ड्यूई ने, ठीक है, मेलविल ड्यूई ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि ड्यूई का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मेलविल ड्यूई, या फिर मैंने एक बार पहले ड्यूरी के बारे में बताया था। ड्यूरी महोदय का सिद्धांत भी मैं आपको दोहरा देती हूँ कि उचित समय पर उचित उपयोक्ताओं तक प्रस्तुत हो या उन्हें प्राप्त हो, यह सिद्धांत दिया था ड्यूरी महोदय ने और मेलविल ड्यूई, ठीक है, मेलविल ड्यूई ने सिद्धांत दिया था। अलग है दोनों विद्वान अलग हैं। तो मेलविल ड्यूई ने दिया था कि सबसे कम कीमत में अधिक से अधिक उपयोक्ताओं के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्टर रंगनाथन का सिद्धांत। इन्होंने 5 सूत्रों पर विचार किया, ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज बहुत बार पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे, तो मुझे एक बात मैंने नोटिस की कि डॉक्टर असा रंगनाथन जो कि भारतीय मूल के आचार्य थे, पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि एक बार लिख ही देती हूँ मैं। डॉक्टर एस आर जो रंगनाथन थे, रंगनाथन, ठीक है, पुस्तकालय, शॉर्ट लिख रही हूँ थोड़ा, पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य, ठीक है, भारतीय आचार्य कौन थे? तो पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इन्हें एस आर रंगनाथन भी कह सकते हैं और डॉक्टर रंगनाथन भी कह सकते हैं। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। इस तरह का एमसीक्यूज भी आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भी पॉइंट ऑफ लिया है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 सूत्र पर विचार किया, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एस आर रंगनाथन ने, ठीक है, एस आर रंगनाथन ने कितने सूत्रों पर विचार किया? तो इन्होंने 5 सूत्रों पर विचार किया, ठीक है, 5 सूत्रों पर इन्होंने विचार किया। अब देख लेते हैं इनको किस नाम से संज्ञा दी गई। तो इन्होंने प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र और पंचम सूत्र, इनका इनमें नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के पास से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार है, एल आर मैकलविन, ठीक है, एल आर मैकलविन ने पुस्तक चयन, मांग और आपूर्ति का अपना सिद्धांत 1925 में विकसित किया। एक एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे और बन गया। एमसीक्यूज इस प्रकार पूछा जा सकता है कि एल आर मैकलविन ने पुस्तक चयन, मांग और आपूर्ति का अपना सिद्धांत कब विकसित किया, कब प्रतिपादित किया? तो उन्होंने अपना सिद्धांत 1925 में प्रतिपादित किया। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू कि पुस्तक चयन, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत 1925 में किसने विकसित किया था? तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए एल आर मैकलविन, ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए एल आर मैकलविन। अगर आपको स्क्रीन पर सही नहीं दिख रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, क्योंकि कैमरा पिक्स सही नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो एम आर मैकलविन जो थे
यहाँ पे डॉट नहीं होगा, सॉरी। तो R मैक्लाविन ने पुस्तक चयन, मांग और आपूर्ति का अपना सिद्धांत 1925 में, ठीक है, 1925 में प्रस्तुत किया था। आपसे ये वाला एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। अब कुछ नाम दिए गए हैं, देख लेते हैं अच्छे से। सो यूरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी EDN 17, RR ये क्या लिखा है, बवखर न्यूयॉर्क 1988, 160 राष्ट्रों की विषयों, 71,700 पत्रिका, आख्या, इसमें क्या लिखा हुआ ये यूरिच क्वार्टरली का प्रकाशन किया, ठीक है। एक नाम लिखा हुआ है, आई थिंक बुक का नाम है, इसमें देख लेते हैं। एक बुक का नाम आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ, अल्रिच, ठीक है, अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी एडिशन 17, RR बावकर, ठीक है, इसमें ये राइटर का नाम आ गया BOWKER, बावकर, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क की ये बुक है 1988, ठीक है। आपको इस तरह से इस पर एमसीक्यूज में बता देती हूँ। अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी एडिशन 17, RR बावकर, ये राइटर का नाम है, न्यूयॉर्क, ठीक है। यह कब प्रकाशित हुई? यह पुस्तक जो है 1988 में प्रकाशित, और यह कहाँ की बुक है? यह न्यूयॉर्क की बुक है। इसमें जो है, इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो इस बुक में हमें जो ये जो बुक है, इसमें हमें 160 राष्ट्रों की विषयों की, ठीक है, 160 राष्ट्रों के विषयों के बारे में हमें पता चलता है, और 71,700 पत्रिकाएं हैं, ठीक है, 71,700 पत्रिकाएं हैं और आख्या है। इसमें हमें अल्रिच क्वार्टरली का प्रकाशन किया, ठीक है। इसका जो प्रकाशन है वह किसने किया? अल्रिच, इसने, इस जो राइटर ने अपने नाम पर इसका प्रकाशन कर दिया, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में इसने नाम ले लिया अल्रिच, ठीक है, अल्रिच क्वार्टेली, ठीक है, अल्रिच क्वार्टेली ने इसका प्रकाशन किया। एक बार फिर से इसका नाम लिखना चाहूँगी मैं, अल्रिच, हिंदी में लिख देती हूँ, आसानी रहेगी थोड़ी, क्योंकि आप पता हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो अल्रिच इंटरनेशनल, ठीक है, अल्रिच नेशन, राष्ट्रीय लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अरे यार गलती, ठीक है, अल्रिच अंतर्राष्ट्रीय पीरियोडिकल्स थी, ठीक है, पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी एडिशन, ठीक है, एडिशन न्यूयॉर्क। ये जो बुक है, अल्रिच अंतर्राष्ट्रीय पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी एडिशन 17, RR बावकर, न्यूयॉर्क 1988, ठीक है, 1988। यह जो बुक है, इसमें हमें 160 राष्ट्रों की विषयों की और 71,700 पत्रिकाओं की जानकारी मिलती है, और इसका प्रकाशन क्या था? राइटर अल्रिच ने, और अल्रिच क्वार्टरली ने इसका प्रकाशन किया था। एक बार राइटर का नाम हिंदी में बता देती हूँ, अल्रिच क्वार्टेली, ठीक है, अल्रिच क्वार्टेली के राइटर का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और बुक्स हमें मिल जाते हैं, तो फटाफट इन सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर सीरियल्स एंड एनुअल एंड इंटरनेशनल डायरेक्टरी, जिसे 1967 अल्रिच द्वारा प्रकाशित किया। अल्रिच ने एक और बुक का प्रकाशन किया था, तो फिर फटाफट देख लेते हैं, इरेगुलर सर्वेल, ठीक है, इरेगुलर सीरियल्स एंड एनुअल एंड इंटरनेशनल डायरेक्टरी, जिसे 1967 में अल्रिच महोदय ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट देख लेते हैं 1988 में, ठीक है, नेक्स्ट है 1988 में अल्रिच द्वारा पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी के त्रैमासिक पूरक को निःशुल्क आपूर्ति भी की गई। ये वाला एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 1988 में अल्रिच द्वारा पीरियोडिकल डायरेक्टरी के कितने सूत्रों को निःशुल्क आपूर्ति की गई? तो त्रैमासिक यानी कि त्रिमासिक, ठीक है, 3 माह, मासिक मिस माह, त्रिमाह के पूरक को निःशुल्क प्रकाशित किया गया। ये बुक का नाम बता दिया गया है, पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी, ठीक है। अल्रिच किस विद्वान द्वारा पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी के त्रैमासिक पूरक को आपूर्ति निःशुल्क आपूर्ति प्रदान की गई? तो वह नाम है अल्रिच महोदय द्वारा। आपसे एमसीक्यूज घुमा फिराकर पूछे जाएंगे। एक बार मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी, आपसे एमसीक्यूज घुमा फिराकर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल्स EDN 3, न्यू दिल्ली, INSTOC 1976, 1593 में पुस्तिकाओं को सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट बुक आपको मैं बताती हूँ कि डायरेक्टरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल्स एडिशन 3,
न्यू दिल्ली INSTOC 1976 में 1593 में, ठीक है। यह बुक है, छोटी सी जो बुक है, इतनी जानकारी आप देख सकते हो कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियडिकल्स एडिशन 3 न्यू दिल्ली INSTC, ठीक है। यह 1976 में प्रकाशित बुक है और इसमें 1593 पुस्तिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि MCQ आएगा कि डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियडिकल्स एडिशन 3 न्यू दिल्ली INSTOC में कितनी पुस्तिकाओं को सूचीबद्ध किया, तो इसमें आंसर आएगा 1593 पुस्तिकाएं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। HMSO के प्रकाशन को ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी तथा ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट द्वारा सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। HMSO के प्रकाशन को, ठीक है, इस तरह से MCQ पूछा जाए कि HMSO के प्रकाशन को किसके द्वारा जो है सूचीबद्ध किया गया, तो उसका आपका आंसर आएगा ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी तथा ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, जैसे ये दिया गया है कि फुल फॉर्म है US नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एजुकेशनल मीडिया, ठीक है, US, ठीक है, इस तरह की फुल फॉर्म है USNICFEM, ठीक है, USNICFEM की ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये एक बेस्ट MCQ बना है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा MCQs बने हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, आपसे इसे पूछा जाएगा US, ठीक है, US तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ही, फिर पूछा जाएगा N फॉर नेशनल, ठीक है, I फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और C फॉर सेंटर, ठीक है, और F फॉर ही होगा, ठीक है, और एजुकेशन E फॉर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशनल M फॉर मीडिया, ठीक है। एक बार फिर इसको रिपीट करती हूँ कि US नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर एजुकेशनल मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, प्रलेख अर्जन का अर्थ, ठीक है। प्रलेख अर्जन का हम अर्थ देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित करना अर्जन की विधियां, ठीक है। प्रलेख अर्जन का अर्थ होता है, प्रलेख अर्जन का अर्थ बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित करना, ठीक है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित करना, ठीक है। अर्जन की विधियां, अब अर्जन, प्रलेख अर्जन करने की विधियां हैं, आपको ये छोटे छोटे MCQ ध्यान रखने होंगे। आपसे MCQ पूछा जाएगा विभिन्न प्रकार के प्रलेख अर्जन का अर्थ क्या होता है, तो आपका इसका शॉर्ट अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का एकत्रित करना। अब अर्जन की विधियां देख लेते हैं, जैसे कि उपहारों, दानों के द्वारा अधिग्रहण करना, नेक्स्ट है क्रय द्वारा अधिग्रहण करना, नेक्स्ट है विनिमय द्वारा अधिग्रहण करना, और नेक्स्ट है संस्थाओं द्वारा की सहायता, और नेक्स्ट है निक्षेप पद्धति। नेक्स्ट देख लेते हैं आदेशन प्रक्रियाएं, ठीक है। आदेशन प्रक्रियाएं की यदि मैं बात करूँ तो आदेश की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपसे MCQ पूछा जाए कि आदेश प्रक्रियाएं, आदेश की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आदेश की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आदेश पूर्व कार्य, ठीक है, दूसरी अवस्था है आदेश भेजने का कार्य, तीसरी आपूर्ति प्राप्त करने का कार्य। तो आदेश प्रक्रिया, इसमें आदेश की 3 अवस्थाएं बताई गई है। पहली आदेश पूर्व कार्य, आदेश भेजने का कार्य, आपूर्ति प्राप्त करने का कार्य। नेक्स्ट है प्रलेख परिग्रहण और परिग्रहण प्रक्रिया, ठीक है। प्रलेख परिग्रहण जिसे हम परिग्रहण प्रक्रिया भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रलेख परिग्रहण, ठीक है, इसका नेक्स्ट नाम है परिग्रहण प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नियोजन के कारक और परिग्रहण पंजिका शामिल है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।